यह कहानी है उस निर्भीक महिला की जिन्होंने अकेले दम पर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। यह महिला जिसकी गर्जना ने ब्रिटिशर्स के हृदय में आतंक भर दिया था। यही महिला थी जिन्होंने नागा समुदाय के गौरव और संस्कृति की रक्षा में ब्रिटिश मिशनरियों के धर्म परिवर्तन के प्रयासों और उनके अत्याचारी कानूनों के खिलाफ ध्वज उठाया। ये वही महिला थी जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी भावना और बुद्धिमत्ता से नागा समुदाय को एक नई दिशा दिखाई, जिससे वे नागा समुदाय में देवी के पुनरावतार के रूप में पूजित हुईं। यह कहानी है उस शूरवीर महिला की जिसने कभी भी किसी से भय नहीं खाया। उनकी गाथा न केवल साहस की बल्कि अद्वितीय दृढ़ता और निष्ठा की मिसाल है। इतिहास के पन्नों में कभी कभी ऐसे वीर उभरते हैं जिनकी बहादुरी और संकल्प की कहानियां युगों को प्रभावित करती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अद्भुत महिला रानी गैदिनलिऊ की, जिनके साहस ने ब्रिटिश शासकों के दिलों में भय भर दिया और उनके कार्यों ने उनके समुदाय पर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने सिर्फ प्रतिरोध का प्रतीक नहीं बनाया, वह आशा और निर्भीकता की एक जीवंत मिसाल थी। उनकी असाधारण बहादुरी के लिए उनका नाम आज भी गर्व और सम्मान के साथ याद किया जाता है। ब्रिटिशों के विरुद्ध उनकी लड़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने नागा समुदाय के खिलाफ ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण प्रयासों और दमनकारी कानूनों का भी डटकर विरोध किया। उनकी यह लड़ाई बढ़ती हुई मुश्किलों के सामने उनके साहस का प्रतीक नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और अपने लोगों के अधिकारों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का एक सशक्त बयान थी। रानी गैदिनलिऊ की विरासत आज भी नागा समुदाय और दुनिया भर में अन्य लोगों को प्रेरित करती है। उनका ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध, मिशनरी परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष और दमनकारी कानूनों का विरोध उनकी अडिग आत्मा और अपने लोगों के अधिकारों व धरोहर के प्रति उनकी अटूट समर्पण का साक्षी है। गैदिनलिऊ का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के नुंगकाओ गांव में हुआ था। वह रोंगमेई नागा जाति से थी और उनके परिवार ने उनके भाग्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपचारिक शिक्षा से दूर उन्होंने अपने लोगों की परंपराओं और कथाओं को सीखते हुए अपनी जड़ों की गहराई में यात्रा की। मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने हिराका आंदोलन में भाग लिया, जिसका नेतृत्व उनके चचेरे भाई हाइपो जादोनांग ने किया था। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था जनजातीय धर्म को पुनर्जीवित करना और जेलियांगरोंग जनजातियों के लोगों को आकर्षित करना। जब जादोनांग को ब्रिटिशों द्वारा फांसी दी गई तो यह घटना गैदिनलिऊ के लिए एक परिवर्तन का संकेत बन गई। वे उनकी शिष्या बन गईं और 16 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने अपने लोगों को ब्रिटिशों के खिलाफ उत्तेजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके जीवन का एक राष्ट्रीय चरण शुरू हुआ। रानी गैदिनलिऊ का युवा जीवन और उनकी प्रमुखता की बढ़ती हुई उम्र ने उनकी दीर्घकालिक विरासत के लिए एक मंच तैयार किया। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ खुलकर विरोध किया और जेलियांगरोंग लोगों को कर न भरने की सलाह दी। इस विरोध के परिणाम स्वरूप वे ब्रिटिशों के खिलाफ एक प्रतीक बन गईं और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए एक बड़ा मानव शिकार अभियान चलाया। अक्टूबर 1932 में रानी गैदिनलिऊ की गिरफ्तारी हुई, जहां उन्हें हत्या और उकसाव के आरोप में दोषी ठहराया गया और उन्हें जीवन कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल में भी उनका प्रभाव और प्रतिरोध का ज्वार बना रहा। 1934 में उन्होंने जातिगत संगठन कबनी समिति की स्थापना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी आत्मा और संघर्ष को सराहा और उनकी रिहाई के लिए प्रयास किए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनके प्रभाव के डर से इसे अस्वीकार कर दिया। फिर भी नेहरू ने उनके लिए लगातार प्रयास किए। आखिरकार भारत की आजादी के बाद 1947 में नेहरू के प्रयासों के बाद उनकी रिहाई हो पाई। रानी गैदिनलिऊ अपनी मातृभूमि में लौट आईं और उनका जीवन तब भी अपने समुदाय के विकास और कल्याण के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने नागा जातिवादी समूहों के विरुद्ध और बैप्टिस्ट समूहों से आत्मघातियों के खिलाफ विरोध जताया। 1960 में वह हिराका संस्कृति की सुरक्षा के लिए अज्ञातवास में चली गईं, लेकिन 1966 में वह फिर से सामने आईं, अपने लोगों के उत्तराधिकार के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक माध्यमों का अनुसरण करते हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात की और उनके प्रयासों को महत्वपूर्ण सम्मान और पहचान मिली। रानी गैदिनलिऊ का जीवन यात्रा एक विद्रोही से एक सम्मानित नेता तक एक लचीले और अडिग आत्मा की अद्भुत कहानी है। उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। 1973 में रानी गैदिनलिऊ उन पहाड़ियों के बीच अपने अंतिम संस्कार के लिए गईं
जहां उनके जीवन और संघर्ष ने आकार लिया था। उनके अंतिम संस्कार में कई प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया और उनकी विरासत को पुस्तकों और सम्मानों के रूप में मनाया गया। उनकी विरासत को विभिन्न दृष्टिकोणों और संघर्षों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खासकर उनके हिराका आंदोलन और भारत सरकार के साथ उनके संबंधों के कारण। उनकी बहुआयामी विरासत की मान्यता को लेकर विवाद रहा है। उनके इतिहास को संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जैसे कि रानी गैदनलियू संग्रहालय और रानी गैदनलियू एयर लाउंज की स्थापना। ये पहल उनके स्वतंत्रता सेनानी के रूप में योगदान के लिए उनकी स्मृति को संजोने और सम्मानित करने के प्रतीक हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और सांस्कृतिक प्रभाव के बावजूद अनेक भारतीय, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में, उनके और उनकी वीर विरासत के बारे में अनजान हैं। यह दर्शाता है कि उनके बलिदान और उपलब्धियों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रचारित करने की जरूरत है। रानी गैदनलियू के जीवन और विरासत को याद करते हुए हमें हमारे इतिहास को संरक्षित करने और हमारे नायकों को सम्मानित करने के महत्व की याद दिलाई जाती है। इस तरह हम भारत के विविध संस्कृति के एक महत्वपूर्ण हिस्से की गर्व और एकता की भावना को बढ़ा सकते हैं। ये रानी गैदनलियू की कहानी है, जिन्होंने कम उम्र से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन किया और लगभग 16 वर्ष तक जेल में रही। बाद में उन्होंने ईसाई मिशनरियों के विरोध में नागा जनजातीय धर्म को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। मेरी प्रस्तुत की गई जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। आपका धन्यवाद। Cow village. Family members and all your students union and other unions who are present. I did not know how I need to reach this place, but the moment I got the news, then I was thinking that I must have a last glimpse of this great freedom fighter of our country. I hope what could not be fulfilled during Ranima's time, let us try, follow her path, and let us see that her desires are fulfilled. I admire in her that she was a great nationalist, and at the same time she was fighting for the cause of her people. And one thing always, she stuck to that path of finding solutions as a nationalist through democratic process. So I now think that one of the dreams in my life, it so happened that I am in Manipur, and it so happened that I could come to see Ranima when she stand.